ठीक है बेटा, आज हम लोग यूपी पैट में भूगोल यानी कि ज्योग्राफी का अगला टॉपिक रहता है ज्वालामुखी। बहुत महत्वपूर्ण रहता है और आज हम इसी को पढ़ने वाले हैं। सारे की सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप आराम से सारे के सारे वीडियो देख सकते हो। सौर मंडल के सारे वीडियो पढ़ चुके हैं, आज हम ज्वालामुखी का डालने वाले हैं और उसके बाद आपको नेक्स्ट भूकंप का जितने भी टॉपिक्स आपके हैं वो सब आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ठीक है बेटा, और लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें जिससे उनको भी थोड़ी सी जानकारी मिल जाए और फटाफट वीडियो को देखते रहें। ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे और स्पीड से स्टार्ट करते हैं। और आज हमको बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं आपका ज्वालामुखी। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा? ज्वालामुखी। ये हमने चित्र बना रखा है क्योंकि चित्र बनाते तो आपको आध घंटा इसी में लग जाता, तो इसलिए हमने चित्र को बेटा पहले ही बना रखा है। क्या बना रखा है बेटा? चित्र को पहले ही बना दिया था। हम कुछ शॉर्ट चीजें यहाँ पे समझेंगे, अगर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो शॉर्ट चीजें हम बेटा यहाँ पर समझेंगे और स्टार्ट करते हैं हम ज्वालामुखी को कि ज्वालामुखी होता क्या है। सभी थोड़ी बहुत जानकारी रखते होंगे। आप अपना पेन और कॉपी ले लें, जो भी चीजें हम आपको बताएं वो आप नोट करते हुए चलें आराम से, क्योंकि मैं सारी चीजें यहाँ नोट नहीं कराने वाला हूँ। जो भी वर्ड लिखे हुए हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करता हुआ चला जाऊंगा और आप आराम से कॉपी पर नोट कर लें, एक एक वर्ड डालते आ करें। और अगर हम आगे भी पढ़ जाएं तो आप पुश कर उसे आराम से देख सकते हो, वीडियो को रोक लेना और उसकी पूरी की पूरी लैंग्वेज को लिख लेना। ठीक है बेटा, इसी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि ज्वालामुखी और भूकंप होते क्या है। तो देखिए, ये मान लो बेटा आपकी क्या है? पृथ्वी है। ये क्या है आपकी बेटा? पृथ्वी है। ये हमारी बेटा क्या होती है? 7 प्लेट्स होती हैं। क्या होती है बेटा हमारी? ये 7 प्लेट्स होती हैं। ये आपकी ऑस्ट्रेलिया रह जाएगी, ये अटलांटिका रह जाता है, जिन बच्चों ने पढ़ा होगा। तो ये पृथ्वी है। तो इन्हीं के माध्यम से दो घटनाएं होंगी। एक घटना तो होती है आपकी बेटा भूकंप कहलाती है, जो आपको पढ़ाएंगे हम बाद में। क्या होगी बेटा? आपकी भूकंप होगी। और दूसरी घटना जो होती है बेटा वो होती है ज्वालामुखी। क्या होती है बेटा? ज्वालामुखी। यही हम लोग पढ़ने वाले हैं, ज्वालामुखी। तो सबसे पहले रीजन की बात ये आती है कि भूकंप और ज्वालामुखी आते कैसे हैं। ठीक है बेटा, ध्यान समझो। देखिए, ये सब गेम जो होता है ना, ये जो सब खेल होता है, ये बेटा चट्टानों का होता है। किसका होता है? चट्टान है। ये जो 7 चट्टाने हैं ना बेटा, ये 7 चट्टाने हैं। ये क्या है बेटा? 7 चट्टाने हैं। ये बेटा क्या है? 7 चट्टाने हैं। ये आपके महाद्वीप होते हैं। 7 चट्टाने नहीं होती बेटा, क्या होते हैं? ये 7 महाद्वीप होते हैं। बात समझ में बेटा, क्या होते हैं? ये महाद्वीप होते हैं। तो देखिए बेटा, ये भूकंप और ज्वालामुखी आते क्या है? देखिए होता क्या है, पूरी की पूरी पृथ्वी बेटा किसकी बनी हुई है? चट्टानों की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? चट्टान, यानी कि बहुत सारे महाद्वीप हैं उसमें। अब ये महाद्वीप क्या करते हैं? एक दूसरे से टकराते हैं। तो जब चट्टाने टकराएंगी, क्या करेंगे बेटा? टकराएंगे, तो उसे क्या कहते हैं? टकराना। और तब क्या आते हैं बेटा? भूकंप आते हैं। क्या आते हैं? भूकंप। क्या आते हैं बेटा? भूकंप। आप नोट करते चलें आराम से, अगर आप पेन और कॉपी ले सकते हो आप। क्या कहते हैं उसे बेटा? भूकंप कहते हैं। और जब चट्टाने दूर दूर हटती हैं, क्या होती है बेटा? दूर दूर हटती हैं, तो फिर बेटा क्या आता है? ज्वालामुखी फटता है। क्या फटता है? ज्वालामुखी। क्योंकि जब इनके नीचे लावा भरा हुआ है पूरा का पूरा, अब चट्टान मान लो खिसक गई, तो फिर क्या होगा? यहाँ से ज्वालामुखी बाहर आएगा। समझ में आया? तो ज्वालामुखी विस्फोट होता है इसमें। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब होता क्या है, जब टकराती हैं ज्वालामुखी, क्या होंगे बेटा? टकराएंगे। जब सॉरी चट्टाने टकराती हैं तो उससे बेटा अभिसरण बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा? अभिसरण। तो आपसे अक्सर पूछता है कि भूकंपों का आना चट्टान की किस क्रिया के द्वारा होता है, तो आप किस क्रिया के द्वारा बताओगे? चट्टानों की किस क्रिया के द्वारा बताओगे? जल्दी बोलो, किस क्रिया के द्वारा बताओगे? तो आप कहोगे बेटा अभिसरण होता है। चट्टानों में क्या होता है बेटा? अभिसरण होता है। क्या होगा बेटा? अभिसरण होता है। ठीक है बेटा, तो आप ध्यान रखना, भूकंप आने की क्रिया चट्टानों के टकराव से होती है और वो टक्कर को क्या कहते हैं? अभिसरण। ठीक है बेटा, तो चट्टानों का अभिसरण होना, क्या बेटा? चट्टानों का अभिसरण होना, तो भूकंप आते हैं बेटा। क्या आएंगे? भूकंप। भूकंप सबसे ज्यादा जापान प्लेट पे आते हैं, क्योंकि जापान 3 तरह से टक्कर लगती है आपके एशिया, यूरोप। ठीक है, तो ये 2 तरह से क्या आते हैं? टक्कर लगते हैं। तो जापान में सबसे ज्यादा क्या आते हैं बेटा? भूकंप आते हैं। अगर हम ज्वालामुखी की बात करें कि ज्वालामुखी क्या, तो चट्टाने जब दूर दूर हट जाएंगे बेटा, ये मान लो शिफ्टिंग चट्टाने हैं और ये बेटा दूर दूर हट जाएंगे, तो ये क्या कहलाएगा आपका? ये गैप हो जाएगा और इन्हीं से क्या हो जाएगा? विस्फोट हो जाएगा। और ज्वालामुखी की जो क्रिया सबसे ज्यादा होती है वो बेटा आपका कहाँ होती है? उत्तर अटलांटिक महासागर में होती है। कहाँ होती है बेटा? उत्तर अटलांटिक महासागर में होती है। आई बात समझ आप लोगों को? लिए तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। कॉपी पेन पकड़ लें, आराम से उनको नोट कर लिया करें बोलते हुए, मैं आराम से समझा रहा हूँ आपको। तो ज्वालामुखी क्रिया बेटा कैसे होगी? तो आपको अपसरण द्वारा होती है। अपसरण। चट्टानों में जब अपसरण की क्रिया होगी तो ज्वालामुखी होंगे, फटेंगे। और जब अभिसरण की क्रिया होगी तो बेटा क्या होगा? भूकंप आएगा। क्या आएगा बेटा? भूकंप। बोलो, यहां तक समझ में आ गया? तो ज्वालामुखी कैसे आते हैं, तो आप ध्यान रखना, ज्वालामुखी चट्टानों के अपसरण द्वारा आते हैं। ज्वालामुखी कैसे आते हैं बेटा? चट्टान के अपसरण द्वारा आते हैं। किसके द्वारा आते हैं बेटा? अपसरण के द्वारा आते हैं। ठीक है, इनको नोट कर लेना, आराम से आपको समझ में आ रहा होगा।
चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और आगे हम लोग एकदम स्टार्ट करते हैं ज्वालामुखी को। तो बेटा आप यहाँ पर ध्यान से देखिए इसको, ये ज्वालामुखी हमने एकदम चित्र बना रखा है आपको समझाने के लिए, तो मैं इसी में सारा समझा दूंगा। आप हर वर्ड को नोट कर लिया करना और उसके आगे थ्योरी हम क्या बता रहे हैं तो उसे आराम से आप बता देंगे। मैं एक एक पॉइंट लेकर आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हम नीचे आते हैं। तो नीचे बेटा ये जमीन का हिस्सा है, ये वाला बेटा क्या है आपका जमीन का हिस्सा है। जमीन के हिस्से चैम्बर बना होता है, तो इसके अंदर बेटा क्या भरा रहता है, मैग्मा भरा रहता है। क्या भरा रहेगा बेटा, मैग्मा। इसको क्या कहते हैं बेटा, मैग्मा चैम्बर कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा, मैग्मा चैम्बर कहते हैं। ठीक है बेटा, ये जो जगह भरी रहती है जिससे इसे पार्श्विक संभारिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, पार्श्विक संभारिक कहा जाता है। इसके अंदर जो द्रव्य भरा रहेगा, जो लिक्विड भरा रहेगा, उसे बेटा क्या कहेंगे, मैग्मा कहेंगे। और मैग्मा जिस द्वार के द्वारा बाहर जाता है, मैग्मा जिस द्वार के द्वारा कहा जाता है बेटा, बाहर जाता है, तो उसे मुख्य द्वार कहते हैं। जिसके सहारे बाहर जाएगा, जिस पाइप के द्वारा बाहर जाएगा बेटा, उसे क्या कहते हैं हम लोग बेटा, मुख्य द्वार कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा, मुख्य द्वार कहते हैं। बात समझ में आ गई। ये मुख्य द्वार, जब ये मैग्मा जब बाहर चला जाता है और कहाँ चलने लगता है बेटा, जमीन पर। जब बेटा कहाँ चलेगा, जमीन पर, तो इसे लावा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, लावा। तो ध्यान रखना बेटा, जब जमीन पर आएगा तो बेटा उसे क्या कहा जाता है, जमीन पर आने वाले क्या कहते हैं, मैग्मा को। तो जो जमीन पर मैग्मा आ गया उसे बेटा क्या कहेंगे, लावा कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा, लावा। अभी लावा जमीन पर आते ही मैग्मा क्या बन गया बेटा, लावा बन गया। लावा जो होते हैं बेटा वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे बेटा, दो प्रकार के होंगे। पहला होता है बेसिक लावा। कौन होगा बेटा, बेसिक लावा। पहला कौन होगा बेटा, बेसिक लावा। दूसरा होता है बेटा एसिड लावा। कौन होता है बेटा, एसिड लावा। आई बात समझ में, बेसिक और एसिड आप लिख सकते हो आराम से। ठीक है, बेसिक लावा क्या होता है, बेसिक लावा जो होता है बेटा पतला होता है। कैसा होगा बेटा, पतला होगा। इसमें सिलिका की मात्रा क्या होगी बेटा, इसमें सिलिका की मात्रा क्या होगी, कम होगी। सिलिका की मात्रा क्या होगी बेटा, सिलिका की मात्रा कम होती है, इसलिए पतला होता है। सिलिका की मात्रा बेटा क्या होगी, कम होगी। ठीक है बेटा, जब सिलिका की मात्रा कम होती है तो जो ज्वालामुखी के पास ना रुककर क्या हो जाता है बेटा, ये दूर दूर चला जाता है। क्या होता है, ये ज्वालामुखी के आसपास नहीं रुकेगा, कहां चला जाएगा, ये दूर फैल जाएगा। क्या होगा बेटा, ये दूर, ज्वालामुखी के दूर जाने वाला लावा क्या कहलाता है, ज्वालामुखी के दूर जाने वाले लावा को क्या कहते हैं, तो आप कहोगे बेटा बेसिक लावा कहते हैं। ये पतला होता है, इसमें सिलिका मतलब होता है रेत। सिलिका मतलब क्या होता है बेटा, रेत। तो आप ध्यान रखना बेटा क्या होगा, रेत। तो रेत की मात्रा कम होती है, जब रेत की मात्रा कम होती है तो बेटा क्या चला जाता है, दूर चला जाता है। और ये चपटादार, कैसे बेटा, चपटाकार की, चपटाकार पर्वतों का निर्माण करता है। तो आपसे पूछेगा कि चपटाकार पर्वतों का निर्माण कौन करता है, तो आप कहोगे बेसिक लावा करता है। लावा कितने प्रकार के, दो, एक बेसिक और एक बेटा एसिड। तो ये आपका बेसिक वाला हो गया, पतला, ये पतला होगा आराम से और इसमें सिलिका की मात्रा कम रहेगी। ठीक है, और ये चपटाकार पर्वतों का निर्माण करेगा। कैसा करेगा बेटा, चपटाकार पर्वतों का निर्माण करेगा। ठीक है, दूसरा आता है आपका एसिड लावा, ये आपने कॉपी कर लिया होगा। अगला दूसरा क्या आता है बेटा, एसिड लावा। तो एसिड लावा देखते हैं क्या होता है बेटा। एसिड लावा में ध्यान रखना है, ये थोड़ा गाढ़ा होगा। क्या होगा बेटा, गाढ़ा होता है। कैसा होगा बेटा, गाढ़ा, लेकिन थोड़ा सा क्या होगा, इसके अपेक्षा ये गाढ़ा रहता है। इसमें क्या होता है बेटा, ये इसको लिख देते हैं पहले नंबर पे। ये कैसा रहेगा बेटा, गाढ़ा रहेगा, गाढ़ा होता है। इसमें सिलिका की मात्रा क्या होगी बेटा, बोलो, सिलिका की मात्रा यानी कि रेत की मात्रा क्या होगी, ज्यादा। तो पूछ लेता है कि रेत की मात्रा किसमें ज्यादा होती है, तो आप आराम से बता सकते हो। अब ये ज्यादा होती है तो ये ज्वालामुखी के क्या रहता है बेटा, आसपास रहता है। ज्वालामुखी उद्गार के क्या रहेगा बेटा, आसपास रहता है। क्या रहता है बेटा, आसपास रहता है। ठीक है, तो ये कैसे पर्वतों का निर्माण करता है बेटा, तो ये शंकुआकार करता है बेटा। कैसा करेगा, शंकुआकार पर्वतों का निर्माण करता है। शंकुआकार क्या करेगा बेटा, पर्वतों का निर्माण करता है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। तो आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट लेके चल रहे हैं हम लोग, आपको समझने चलना ध्यान से। तो बेटा क्या हो जाएगा, जो आपका एसिड लावा होगा वो गाढ़ा होगा, इसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा रहेगी, ज्वालामुखी के आसपास रहेगा, और ये शंकुआकार पर्वतों का क्या करता है बेटा, निर्माण करता है। तो पूछेगा कि शंकुआकार पर्वतों का निर्माण कौन सा ज्वालामुखी लावा करता है, तो आप कौन सा लावा बता दोगे, एसिड लावा। क्लियर हो गया बेटा, ये एकदम बेसिक रहता है। तो लावा और मैग्मा समझ में आ गया। एक बार मैं रिपीट कर दूं, जमीन के अंदर मैग्मा, जमीन से बाहर लावा। लावा कितने प्रकार का, दो प्रकार का, एसिड लावा और बेसिक लावा। बेसिक लावा पतला, सिलिका कम, चपटाकार पर्वतों का निर्माण। एसिड लावा सिलिका गाढ़ा, सिलिका की मात्रा ज्यादा और
ज्वालामुखी के आसपास, ठीक है। और कैसे पर्वतों का निर्माण, शंकुआकार पर्वतों का निर्माण करता है कौन, एसिड लावा। बिल्कुल एकदम समझ में आ गया होगा अभी से, तो एक लावा समझ में आ गया। जब बेटा ये विस्फोट होता है तो एक प्रकार के क्या होते हैं, बिल्कुल धुआं जैसा निकलता है। सबसे पहले क्या निकलता है बेटा, धुआं जैसा एकदम। तो इसे क्या कहते हैं बेटा, भस्म बादल बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा इसे, भस्म बादल का, ध्यान रखना। निकलने वाला धुआं, ज्वालामुखी से विस्फोट के साथ निकलने वाले धुएं को क्या कहते हैं बेटा, भस्म बादल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, भस्म बादल। समझ में आ गया। ये जो भस्म बादल बनते हैं, क्या बनते हैं बेटा, ये भस्म बादल बनते हैं। कैसे बनेंगे बेटा, भस्म बादल बनेंगे। समझ में आया। ये भस्म बादल क्या होते हैं, चलो मैं एक बार बनाते दिखाता हूं, इधर देखिए आप ध्यान से। ये मान लो आपके भस्म बादल बन रहे हैं, ये बेटा क्या बन गए, भस्म बादल बन गए। ऐसे विस्फोट होगा बेटा, अब विस्फोट इसी टाइप से बना लेगा। अब ये भस्म बादल क्या होते हैं ना, ये थोड़े समय के बाद ये थोड़े से आगे बढ़ने लगते हैं। क्या होंगे बेटा, ये आगे बढ़ेंगे। क्या होंगे बेटा, आगे बढ़ेंगे। समझ में आया। इन्हें बेटा लूप उद्गार बोलते हैं। इससे लूप का निर्माण होता है। भस्म बादल से बेटा किसका निर्माण होगा, तो आप क्या बताओगे, लूप का। क्या होता है बेटा, लूप। किसका निर्माण होता है, लूप, या इसे ब्लूम बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा, ब्लूम उद्गार बोलेंगे। ये जो ब्लूम बनते हैं भाई, भस्म बादल के क्या बनेंगे बेटा, ब्लूम बनेंगे। अब ब्लूम बनेंगे तो इनके अंदर राख होगी, ज्वालामुखी क्या होगी बेटा, राख होगी। तो आपसे कभी कभी पूछता है कि राख की वर्षा कौन करवाता है, भस्म बादल या ब्लूम। क्या बेटा, भस्म बादल या ब्लूम। तो ये बेटा क्या होती है, राख की वर्षा होती है, राख की वर्षा या भस्म। भस्म बादल किसका निर्माण करेंगे बेटा, ब्लूम का निर्माण करेंगे। ब्लूम क्या होता है, विस्फोट बादल हुआ, बादलों का बेटा क्या हुआ, विस्फोट हुआ। और विस्फोट होने वाले वो बादल क्या हुआ, चलने लगे। और जब चलने लगेंगे आगे के लिए तो उसमें राख की क्या होगी बेटा, बारिश होने लगेगी। क्या होगी, राख की बारिश होने लगेगी। तो उसी को बेटा क्या कहते हैं, राख की वर्षा कहते हैं। तो राख की वर्षा ना ब्लूम करवाते हैं। कौन कराते हैं, ब्लूम उद्गार कराते हैं। और ब्लूम उद्गार का निर्माण होता कहां से है, तो भस्म बादल से होता है। कहां से होता है बेटा, भस्म बादल से। बोलो बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये तो भस्म बादल हो गए। अब क्या होता है ना, जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो बड़ी तेजी से ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। क्या होता है बेटा, बहुत तेज से होता है। तो इसमें क्या होता है, जब बहुत तेजी से ज्वालामुखी का विस्फोट होगा, लावा बाहर जाएगा, तो जो लावा जमीन पर गिरा, सॉरी जो मैग्मा जमीन पर गिरा वो तो कहलाया लावा। ये जमीन हमें लिख रखी है यहाँ पर, तो ये तो लावा कहलाएगा। जो लावा पानी में आकर गिर गया बेटा, किसमें आ गया, पानी में। समुद्र भी आसपास होते हैं, तो जो लावा पानी में आकर गिर जाएगा बेटा वो क्या कहलाएगा, टस कहलाता है। तो ध्यान रखना, इनको नोट कर लो आप आराम से डाल डाल के। क्या टस किसे कहते हैं पूछा जाएगा, तो आपको जो लावा पानी में आकर गिर जाता है, पानी में आकर खिट्टा होने लगता है, उसे टस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, टस कहते हैं। समझ में आया। तो जो लावा पानी में गिरा बेटा उसे क्या कहेंगे हम लोग, टस कहेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो बेटा ये आपको टस समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं हम लोग, जब विस्फोट होता है तब विस्फोट के साथ ज्वालामुखी के कुछ ऐसे कण होते हैं जो चने के समान होते हैं। कैसे होंगे बेटा, चने के छोटे छोटे कण के बराबर होंगे, बिल्कुल छोटे छोटे से कण, बहुत छोटे बारीकी से चना होता है, इतने बड़े 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 मान लो है ना। तो ये विस्फोट के साथ दूर भागते हैं हवा में। यानी कि मान लो कोई चीज है, जैसे हम लोग दीपावली पे अनार चलाते हैं, देखा हुआ आप सभी ने, तो अनार देखा हुआ तो आपने इस तरह से आकृति बना लेता है भाई। ये मान लो ये हमने आपको क्या कर दिया, ये अनार बनाया, मान लो ये अनार है बेटा। अभी विस्फोट करेगा तो आपने देखा होगा इस तरह से करता है, ऐसे ऐसे करेगा बेटा। बोलो यस या नो, ऐसे तो करता है। और तेजी से इधर उधर इसके कण गिरते हैं। तेजी से क्या होते हैं बेटा, इसके कण गिरते हैं। तो ये जो तेजी से कण गिरते हैं ना, तो ये पूछता है कि इनको बोलते क्या है। क्या बोलेगा बेटा, देखो क्या बोलते हैं, ये हमने बना रखे हैं। देखो ये छोटे छोटे चने जैसे होंगे, थोड़ा सा सही कर देता हूँ इससे आपको गोल गोल लगे। तो ये मान लो ऐसे चने की जगह होंगे ये, तो ये कहलाते हैं ज्वालामुखी में चने के आकार का जो लावा होता है उसे क्या कहा जाता है, ज्वालामुखी। जब विस्फोट होता है तो उनके अंदर जो लावा होता है और उस लावा में चने के समान छोटे छोटे जो दाने टाइप के हवा में तैर जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। तो बेटा जो चने हवा में तैर जाते हैं, जो चने के समान ज्वाला जो है, लावा है, जो लावा बेटा है वो क्या कह जाता है, हवा में तैर जाता है, तो उसे बेटा स्कोरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कोरिया। कहेगा स्कोरिया क्या है, तो आप कहोगे ऐसा लावा जो चने के आकार का होता है और हवा में तैर जाता है। क्या होता है बेटा, विस्फोट में हवा में क्या होता है, तैर जाता है, तो इसे स्कोरिया कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा, स्कोरिया कहा जाता है। ध्यान रखना, इसे तंतु बम भी कहा जाता है। इन्हीं को बेटा क्या कहते हैं, तंतु बम। छोटे छोटे किसी के लग गए जाके, जैसे बंदूक में छर्रे टाइप के होते हैं ना, तो वो लग जाते हैं, तो तंतु होते हैं। बिल्कुल उतना ही मान लो, उतनी गोली गोली के बराबर क्या होते हैं, ये होते हैं। ध्यान दिया, और ये लावा में ही होते हैं, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं बेटा, स्कोरिया कहा जाता है। तो कहते हैं कि क्या ये ऐसा लावा है जो स्कोरिया बनाता है। तो लावा के अंदर जो छोटे छोटे दाने टाइप के होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, स्कोरिया कहलाएंगे। समझ में। तो लावा के साथ, विस्फोट के साथ जो हवा में तैरते हैं
क्या करते हैं बेटा, हवा में तैरते हैं। और जो चने के आकार के छोटे छोटे तंतु होते हैं, समझ में आया, तो उन्हें स्कोरिया कहा जाता है और इन्हें तंतु बम भी कहा जाता है। बहुत तेज इनमें स्पीड होती है, अगर किसी के लग जाए तो डेथ भी हो सकती है, ठीक है, इतनी तेज होते हैं, इसलिए बहुत बहुत दूर भी जाकर गिरते हैं कभी कभी, ठीक है बेटा, ध्यान रखना। तो आपको ये स्कोरिया समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं, ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो उसमें लघु कण भी आ जाते हैं, यानी कि लघु कण मतलब स्कोरिया से बड़े बड़े पत्थर टाइप के आ जाते हैं, इतने बड़े आकार के आ जाएंगे वो। अब आप कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर लावा तो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन बेटा कोई चीज लिक्विड फॉर्म में हो लेकिन कुछ ना कुछ तो उसमें से भारीपन निकल के आ ही जाते हैं, है ना भाई। जैसे मान लो इस पाइप को ही तोड़ देते हैं तो निकल के बाहर आ गए, कभी कभी क्रियाओं में। ये हमेशा नहीं निकलते हैं, ये कभी कभी निकलते हैं, समझ में आया। तो इनको बोला जाता है, मेरी बात समझ आया, आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा सर ये लिक्विड टाइप के होते हैं सब, तो ये मोटे कैसे आ गए। तो बेटे मान लो यहाँ से लावा निकल रहा है, अब मान लो इसी की परत को छाट ले गए तो बेटा ये पिघला तो ना पाएंगे, ये तो फाड़ देंगे उनको ले जाके, समझ में आया। तो ये जमीन के अंदर लावा निकल के आता है, लेकिन अगर मान लो बीच बीच में चट्टानों को तोड़ दिया इन्होंने, बीच बीच में क्या हुआ बेटा, चट्टानों को तोड़ दिया, तब तो इस टाइप क्या करते हैं, बना के लाएंगे, सही है। लावा के अंदर कुछ नहीं होता है, ये आगे बन जाती है। तो स्कोरिया से बड़े बड़े होते हैं, थोड़े से बड़े बड़े होंगे, सेल होंगे वो, तो उन लघु कण कहते हैं उन्हें, है ना। और लघु कणों को, लघु कण होते हैं ना तो ये ज्यादा छोटे होते हैं, ये सबसे छोटा प्रकार हो गया स्कोरिया, ये आपका क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा। इससे बड़ा आपका पायरोक्लास्ट कहलाएंगे, क्या कहेंगे, पैरोक्लास्ट, ये सबसे बड़े होते हैं। तो ये लघु टाइप के जो होते हैं बेटा, इनका आकार 6 से 25 मिली तक रहता है, क्या रहता है बेटा, 6 से 25 मिली। और इससे बेटा क्या बोलते हैं, लैपली बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, लैपली बोलते हैं। ये आपको लिख सकते हो लैपली क्या होता है। तो आप कहोगे लघु आकार के कण जो 6 से 25 सेंटीमीटर के बीच में होते हैं, समझ में आया, वो लैपली कहलाते हैं। और वो भी लावा के साथ निकलते हैं विस्फोट में, समझ में आया, क्या निकलते हैं बेटा, तो उन्हें लैपली कहते हैं। समझ में आया लैपली क्या होता है, तो लघु प्रकार के कण, यानी कि बड़े बड़े होते हैं, ना ज्यादा छोटे होते हैं ना ज्यादा बड़े होते हैं, बीच के मेल के जो होते हैं वो लघु कण लावा में, तो वो क्या कहलाएंगे, तो आपको लैपली कहलाते हैं बेटा, क्या कहलाएंगे, वो लैपली कहलाते हैं। समझ में आ गया, आगे देखते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो कोई लावा या कोई चीज है वो आगे बढ़ रही है हल्के हल्के, तो उसमें झाग टाइप के बन जाते हैं, क्या बनेंगे बेटा, झाग टाइप के। जब आगे बढ़ते बढ़ते चले जाएंगे तो क्या बन जाएंगे बेटा, झाग टाइप के। मान लो जैसे मान लो कोई धारा है वो ऐसे बह रही है, मतलब जैसे पानी या कोई चीज होती है तो ऐसे बन रही होती है, तो इनमें कभी कभी देखेंगे आपने झाग टाइप के बन जाते हैं। तो ऐसे बेटा लावा में भी क्या बन जाते हैं, झाग टाइप के बन जाते हैं। और ये झाग के ऊपर लावा आ जाता है, तो ये यहाँ पर क्या होता है बेटा, ठंडा हो जाता है। ठंडा होकर क्या बन जाएगा, ये ठोस बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा, ठोस। तो ये पूछ लेता है कि जो झाग युक्त लावा था ठंडा होने के बाद एक ठोस बनाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे क्या होता होगा बेटा, म्यूमस कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा, म्यूमस कहते हैं। तो ऐसा लावा जो झाग युक्त था ठंडा होने के बाद किस रूप का निर्धारण करता है, तो आप किससे बताओगे बेटा, म्यूमस कहलाता है वो, क्या कहलाएगा, म्यूमस। और म्यूमस जो होता है वो झाग रूप होता है और ये बाद में ठंडा होकर क्या बना लेता है, ये म्यूमस का आकार बना लेता है। इस जो म्यूमस है इसमें स्पंज कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या होती है बेटा, स्पंज जानते हो, जैसे सोखता होता है आपका, सोखता, उसे स्पंज कोशिकाएं कहते हैं। मतलब स्पंज मतलब जो कुछ दबा दो तो निकल जाए और रख दो अगर तो वो चूस ले, सही है, तो उसे बेटा क्या कहते हैं, स्पंज कोशिकाएं कहते हैं। तो ये ऐसा पूछेगा कौन सी सेल होती है जो स्पंज की फॉर्म में होती है, तो आप कहो बेटा म्यूमस। कौन सी होती है बेटा, म्यूमस। समझ में आया बेटा, ऐसी कौन सी लावा के द्वारा चट्टान तैयार होती है, सेल तैयार होती है जो म्यूमस कहलाती है। आप समझ में क्या कहलाएगी बेटा, म्यूमस कहलाएगी। बोलो यहाँ तक समझ में आ गई बात, आप एक एक वर्ड समझ में आएगा। अब अगला देखेंगे हम लोग बेटा, ब्रेशिया क्या होता है बेटा, क्या देखो ब्रेशिया। तो ब्रेशिया जो बेटा होता है ना, वो लावा का कोणीय आकार का, मतलब कैसा होगा बेटा, कोणीय आकार का, कोणीय आकार का जो लावा होता है उसे ब्रेशिया कहा जाता है। क्या बोलते हैं बेटा, ब्रेशिया किसे कहा जाता है, अगर आप लिख लो अलग डाल के आराम से लिख सकते हो, उनको आपको लिखना ही पड़ेगा। तो ब्रेशिया किसे कहा जाता है, तो आप कहोगे जो लावा कोणीय आकार का होता है बेटा, कैसा होता है, कोणीय आकार का होता है, तो वो ब्रेशिया कहलाता है। ऐसा लावा जो कोणीय आकार का है वो क्या कहलाएगा, तो आप कह सकते हो कि बेटा ये क्या कहलाएगा, ब्रेशिया कहलाता है। क्या कहलाएगा बेटा, ब्रेशिया। आगे बात समझ में, क्या कहलाता है ये, ब्रेशिया कहलाता है। इसके बाद आगे आता है बेटा अगला देखो, पायरोलास्ट। क्या होता है, पायरोक्लास्ट। पायरोक्लास्ट क्या होता है, तो बेटा ये सेल के बड़े बड़े, सेल के क्या होते हैं बेटा, बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, टुकड़े होते हैं। क्या होते हैं बेटा, टुकड़े होते हैं। तो सेल के जो ज्वालामुखी के साथ, मान लो यहीं से विस्फोट हुआ, आसपास की चट्टानों को उड़ा ले गया, तो बहुत सारी भारी भारी चट्टानें भी बाहर आ जाती हैं, तो उन्हें बेटा क्या कहते हैं, पायरोक्लास्ट बोलते हैं। तो पूछे पायरोक्लास्ट क्या है, तो लावा के साथ जो चट्टानों के बड़े बड़े सेल आ जाते हैं, टुकड़े आ जाते हैं, उन्हें बेटा क्या कहते हैं, पायरोक्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, पायरोक्लास्ट बोलते हैं। बात समझ में आ गई होगी। तो बड़े बड़े टुकड़े क्या कहलाएंगे बेटा, पायरोक्लास्ट कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, पायरोक्लास्ट। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें जरा आपका बच गया, बाकी हमने सारी चीज आपको बता दी है। यहाँ पर एक और बच गया आपका, वो है बेटा ये वाला,
इसमें क्या होता है, कभी कभी जब ये ठंडा हो रहा होता है लावा, तो लावा की जो बिल्कुल महीन महीन कण होते हैं ना, वो एक तरफ मूव कर जाते हैं हवा के साथ ले गए उठाकर। जैसे अपर्दन होता है, अपर्दन जानते हो, घिसना चीज किसी को, है ना भाई, अपर्दन होगा तो घिसोगे तो महीन महीन हो जाएगी। अब वो महीन वाले कण मान लो हवा आ गई तो वो ले जाकर कहीं और इकट्ठा कर देगी जाके, समझा। जैसे अरे कभी लोहा काटो, लोहा बड़ा वाला, तो पानी डाल डाल काटते हो, तो जब उसे काट लोगे तो आप देखना इधर उधर उसमें महीन कण पड़े होंगे। तो बेटा जब, हाँ, बुरादा टाइप का, तो जो महीन कण होते हैं वो खट्टे हो जाते हैं, और ये 4 मिली के होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 4 मिली के कण होते हैं। तो ऐसे जो कण होते हैं इन्हें टफ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? टफ। और ये सीमेंटीकृत सेल का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? सीमेंटीकृत, जिससे सीमेंट बनता है आपका। तो सीमेंटीकृत, बिल्कुल सीमेंट जो आपने देखा होगा बोरों में आता है, उनमें जो सीमेंट होता है बिल्कुल वैसे ही उतने ही पतले होते हैं, और इन्हें क्या कहते हैं? टफ। तो आपसे कह सकते हैं सबसे ज्वालामुखी के महीन जो कण होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो आपको टफ कहा जाता है। क्या कहा बेटा? टफ कहा जाता है। आ रही बात समझ में? यहाँ पर तो ये एक ज्वालामुखी का क्या है बेटा? बेसिक है। आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक? चलिए मैं आगे बात करता हूँ। आप तो ये आपको बेसिक समझ में आ रहा है। यहाँ बेटा देख लो, यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। ये बेटा वो चेंबर है जिसमें ज्वालामुखी क्या हो चुका है बेटा? खत्म हो चुका है। तो इसे विलुप्त मैग्मा प्रकोष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलुप्त प्रकोष्ठ। एक ही उसमें 2 प्रकार से आपके मुख्य द्वार बन सकते हैं। तो एक को तो बेटा मुख्य द्वार कहेंगे, और जो छोटा सा बन जाएगा ज्वालामुखी में, क्या बन जाएगा बेटा? छोटा सा बन जाएगा, उससे बेटा क्या होते हैं? पार्श्विक द्वार बोलते हैं। जो छोटा सा बन जाएगा बेटा उसे क्या कहते हैं? पार्श्विक द्वार कहते हैं। जो लावा है अभी हम बता चुके हैं, तो वो आपका चपटे प्रकार की चट्टानें बना सकता है। जो लावा जिस मुंह से निकलता है, ये जो छोटा वाला भाग है, इसे बेटा क्रेटर कहा जाता है। क्या बोलते हैं बेटा? क्रेटर। तो जो ज्वालामुखी फटने का प्रारंभिक स्थिति होती है वो क्रेटर में होती है, और क्रेटर से ही लावा क्या होता है बेटा? बाहर आता है। और जब किसी चीज को बार बार विस्फोट होता रहेगा तो उसका आकार बेटा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा ना बेटा। तो क्रेटर का बढ़ा हुआ आकार, ये जो बढ़ जाता है, क्रेटर बड़ा हो जाएगा तो उसे कॉलडेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कॉलडेरा। ध्यान रखना क्या बनेगा बेटा? कॉलडेरा। तो कॉलडेरा मैं लिख देता हूँ, अगर आपको दिक्कत हो तो आप लिख लो। कॉलडेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कॉलडेरा। और अगर कॉलडेरा और बड़ा बढ़ जाए तो इसे सुपर कॉलडेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सुपर कॉलडेरा। अगर कॉलडेरा और बड़ा हो गया तो इसे क्या बोलेंगे बेटा? सुपर कॉलडेरा बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? सुपर कॉलडेरा। ये सुपर कॉलडेरा है ना, ये घोंसलानुमा आकृति बनाता है। कैसे बनाएगा बेटा? घोंसलानुमा आकृति बना। तो ये पूछता है कभी कभी कि ज्वालामुखी में कौन सी क्रिया घोंसलेदार आकृति बनाती है। क्या पूछेगा बेटा? घोंसलेदार आकृति बनाती है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। क्रेटर क्या होता है, लावा क्या होता है, ये सारी चीज हमने बता दी। टस क्या होता है, स्कोरिया क्या होता है, बम्ब क्या होते हैं, है ना भाई, तंतु बम्ब क्या होते हैं, लेपली क्या होता है, म्यूमस क्या होता है ना। बिल्कुल एकदम बढ़िया करके आपको समझा चुके हैं, आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। इसमें कुछ वर्ड बेटा और भी होते हैं, कुछ वर्ड क्या होते हैं? और होते हैं। तो देखो उनको समझ लेते हैं। एक वर्ड आता है इसमें बेटा, क्या आता है? एक वर्ड ग्रेसर। क्या आएगा बेटा? ग्रेसर। तो ग्रेसर होता क्या है? आप अपनी थ्योरी बना के लिखते चलो, मैं आपको ऐसे और बता चलता हूँ। ग्रेसर क्या होता है? देखिए, ग्रेसर उन्हीं ज्वालामुखियों में विस्फोट करते हैं। पहले एक चीज समझो, ग्रेसर से पहले, जैसे मान लो ये बेटा एक ज्वालामुखी है, ये हमने मान लो एक ज्वालामुखी बना लिया, इसमें एक क्रेटर बना लिया। मतलब थोड़े दिन तो इसमें विस्फोट हुआ, थोड़े दिन बेटा क्या हुआ? इसमें विस्फोट हुआ, लेकिन बाद में विस्फोट नहीं होते बहुत टाइम तक। तो इसमें क्या होता है? बारिश होने की वजह से इसमें बहुत सारा बेटा क्या होता है? पानी भर जाता है। क्या होता है बेटा? पानी। अब मान लो अचानक विस्फोट हो जाए, क्या हो जाए बेटा? अचानक विस्फोट हो जाए, ठीक है। और जो क्रेटर के अंदर पानी भरा जाएगा ना, उससे बेटा हम क्या कहते हैं? क्रेटर झील बोलते हैं। जो क्रेटर के अंदर पानी भर जाता है तो ये क्रेटर झील का क्या होता है बेटा? निर्माण हो जाता है। और जब अचानक कभी इनका विस्फोट होता है, क्या होगा बेटा? विस्फोट होगा तो इस पानी को क्या करेंगे? ये बिल्कुल फेंक देंगे ऐसे करके वाष्प की तरह। तो बेटा इसी को क्या बोलते हैं बेटा? ग्रेसर बोलते हैं। इसी को बेटा क्या बोलते हैं? ग्रेसर। वाष्प के साथ जब पानी बाहर उछाल मार देता है तो उसे क्या कहते हैं बेटा? ग्रेसर कहा जाता है। किसे कहते हैं बेटा? ग्रेसर। आई समझ में? तो उसे क्या कहते हैं बेटा? ग्रेसर कहा जाता है। समझ में आया? फिर आता है बेटा दुहारा। इसे एक और शब्द आएगा बेटा, दुहारा। बहुत बढ़िया सारे शब्द रहते हैं, आपको आना चाहिए बेसिक बिल्कुल। तो अगला वर्ड आएगा बेटा दुहारा। दुहारा किसे कहते हैं? दुहारा किसे कहते हैं हम आपको यही लिख देते हैं। तो दुहारा बोलते किसे हैं? दुहारा का मतलब होता है कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उस टाइम पर वाष्प और गैस के साथ बहुत सारा धुआं निकलता है, तो उसी को बेटा क्या कहते हैं? दुहारा कहते हैं। जैसे आपका भस्म बादल बने तो ये बहुत सारा तगड़े बनेंगे, बहुत तेजी से विस्फोट होगा और उसमें पूरा का पूरा धुआं और वाष्प ही निकलेगी। उस टाइम पर लावा नहीं निकलता है तो बेटा उसे दुहारा कहा जाता है। सबसे ज्यादा दुहारे जो हैं, यानी कि ज्वालामुखी जहां पर दुहारे छोड़ते हैं, वो बेटा अमेरिका में है। कहाँ है बेटा? अमेरिका, ठीक है। आपका एक नाम सुना होगा डेथ वैली। तो डेथ वैली में बहुत सारे ऐसे ज्वालामुखी हैं जो लगातार क्या करते हैं? दुहारे छोड़ते रहते हैं। इसलिए डेथ वैली को 10,000 द्वारों की घाटी भी बोली जाता है। क्या बोलता है? 10,000
धुआरों की घाटी बोला जाता है किसको? डेथ वैली को। डेथ वैली को मृत घाटी या फिर बेटा शैतानों की घाटी भी कहा जाता है। ये आप नोट कर लें आराम से, ठीक है बेटा? आप नोट कर लेना, बोल बोल कर आराम से आप रोक कर वीडियो आराम से नोट करते जाओ, आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको बिल्कुल ओरल समझा रहा हूँ, यहाँ तक बात समझ में आ गया बेटा? तो ये धुआरे कहलाते हैं। धुआरे समझ में आ गया? अब धुआरे में ध्यान रखना, जो धुआं निकलता है यानी कि जो धुआरा होता है इसका तापमान बहुत होता है, ठीक है, ज्यादा होता है। क्या होगा बेटा? इसका तापमान ज्यादा होगा, ठीक है। अगर इस धुआरे में क्या होगा बेटा? इस धुआरे में गंधक की मात्रा ज्यादा हो जाए, क्या हो जाए बेटा? गंधक की मात्रा क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए। गंधक की मात्रा क्या हो जाएगी बेटा? आपकी ज्यादा हो जाएगी। गंधक की मात्रा क्या हो जाएगी बेटा? ज्यादा। तो अगर गंधक की मात्रा ज्यादा हो जाती है, ठीक है, तो इसे सॉल्फ तारा बोलते हैं। तो उस बादल को क्या बोल देंगे बेटा? सॉल्फ तारा। आप लिख सकते हो आराम से, इसमें सॉल्फ तारा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सॉल्फ तारा कहते हैं। बोलो बात समझ में आ गई? यहाँ तक क्लियर हो गया? तो ये बेटा सॉल्फ तारा कहलाता है। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आपको चीजें समझ में आ गई होंगी बिल्कुल, ठीक है। तो इसका अब आपको बस हमें पढ़ना है क्या कि ज्वालामुखी के प्रकार क्या होते हैं। क्या पढ़ना है हमें? ज्वालामुखी के प्रकार क्या है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे आपको ज्वालामुखी के प्रकार को पढ़ाने के लिए। उसके बहुत सारे उदाहरण पूछता है, कोटोपैक्सी कहाँ है ना भाई, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, ठीक है बेटा, और स्ट्रोम वैली क्या है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, और बहुत सारे नाम पूछेगा आपसे और वो कभी उदाहरण के तौर पे दे दिए जाते हैं। तो हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, जिससे आपको बेटर समझ में आ गया होगा। इसका आपको एक एक वर्ड समझ में आ गया होगा। अपनी कॉपी ले लें, कलम ले लें, आराम से सुनते सुनते उनको नोट करते जाएं। बहुत बेहतरीन जानकारी है। वीडियो दोस्तों को शेयर जरूर करें। और अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो और आपको ज्वालामुखी एकदम समझ में आया हो, हम समझा पाए हो इस चीज़ को, तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं और एक लाइक जरूर बनता है और अपने दोस्तों को करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना करो सब्सक्राइब कर लें। सौर मंडल, ग्रह, सारों का वीडियो पड़ चुका है, प्लेलिस्ट में जाकर जरूर एक बार देख लें। सारा मटेरियल है, मैथ के टोटल बेसिक, वर्गमूल सारे आपके डाले जा चुके हैं। तो आप एक बार जरूर देखें उनको, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक बेटा। तो आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा वीडियो, बाकी हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे जल्दी। जय भारत, जय हिंद।